नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। तो पांच का पंच में सबसे पहली और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बताते हैं। बीजेपी की कार्यशाला से जुड़ी ये खबर है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बीजेपी का जो प्रशिक्षण है, कार्यशाला है, उसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्यशाला हुई है। इस कार्यशाला में जो नए पदाधिकारी हैं उनका पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान प्रशिक्षण जो चल रहा है, उसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संगठन के महामंत्री अजय जामवाल भी शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की भी मौजूदगी देखने को मिली। बड़े नेता मौजूद रहे हैं। संगठन के बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच जो नए पदाधिकारी हैं उनका पूरा ये प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सीएम मोहन यादव का कहना है कि विचार को जनता पसंद करती है। जो बीजेपी के विचार हैं उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता परिवार भाव से काम करते हैं। संगठन की जो ट्रेनिंग हो रही है उसको लेकर उन्होंने कहा है, प्रशिक्षण के दम पर मध्य प्रदेश से जिस तरह से जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उसकी बात उन्होंने कही। ओबीसी मामले को लेकर भी सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। तो सीएम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना रोकने का कलंक कांग्रेस के माथे पर है। प्रशिक्षण हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि झूठ बोलो और आगे चलो की नीति कांग्रेस अपनाती है। तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया ओबीसी आरक्षण को लेकर। कांग्रेस जो झूठ बोलती है उसको दुनिया जानती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। सिलसिला है, जिन दिन का समय पूरा होता जाता है उसके बाद चुनाव आते ही जाते हैं। तो अगले साल से सिलसिला चालू होगा। तो आज हम जिस दिन प्यास लगी उस दिन कुआं नहीं खोदते। ये हमारी पार्टी है। अभी 1-1.25 साल पहले से हमारे लोग प्रशिक्षण में तैयार करेंगे, तभी तो 16 की 16 नगर निगम जीतते हैं। ये कांग्रेस हारती क्यों? क्योंकि कांग्रेस उस दिन सोचेगी, हम पहले से सोचते हैं। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बीजेपी की कार्यशाला हुई है, मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है। जो नए पदाधिकारी हैं उनका ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या कुछ हुआ कार्यशाला में? बिल्कुल, क्योंकि कार्यशाला जो है नए पदाधिकारियों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो है पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी जो है उसकी तैयारियों में जुटी है। किस तरीके से जनता के बीच में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जो है बताना है, इसके साथ बीजेपी के उपलब्धियों को गिनाना है। इसके अलावा बूथ स्तर पे किस तरीके से खुद को मजबूत करना है, कमज़ोर बूथ को जो है किस तरीके से उसमें आने वाले समय में काम करना है। ये तमाम रणनीति बीजेपी चुनाव भले ही 3 साल बाद हो विधानसभा के या करीब में नगरीय निकाय के हों या पंचायत के, उससे पहले जो है वो लंबी तैयारी करता। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि हम जो चुनाव की तैयारी है वो काफ़ी पहले से करते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है कि कांग्रेस जो है वो इन वक्त पे चुनाव की तैयारी करती है। तो बताता है कि किस तरीके से ये ट्रेनिंग महाअभियान जो चलाया गया, आज उसकी शुरुआत थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो है इसमें शामिल हुए, साथ में संगठन के तमाम पदाधिकारी, चाहे वो क्षेत्रीय हों या राष्ट्रीय हों, वो भी इसमें शामिल हुए। और सभी पदाधिकारियों ने जो ट्रेनिंग सेशन में जो नए पदाधिकारी थे उनको ट्रेनिंग देने का काम किया। किस तरीके से आने वाले समय में बीजेपी की रूपरेखा रहेगी, किस तरीके की रणनीति रहेगी, उस पर किस तरीके से आगे काम करना है, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है और किस रणनीति के साथ काम करना है, तमाम मुद्दों पर जो है ट्रेनिंग में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिल्कुल मनोज जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तो नए पदाधिकारियों का ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है और जिस तरह से बीजेपी अगली रणनीति बना रही है, आगामी कार्य योजना क्या होगी, क्या कार्यक्रम होंगे, उसको लेकर पूरी ट्रेनिंग नए पदाधिकारियों को दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होना है। तो बैठक से बड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस जिस तरह से सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेर रही है, ऐसे में सत्र को लेकर बीजेपी की काउंटर रणनीति है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए विधायक दल की बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे ये बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर शाम 7 बजे रणनीति बनाई जाएगी, कैसे कांग्रेस के सवालों के जवाब देना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत बड़े नेताओं की मौजूदगी इसमें देखने को मिलेगी।
सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, क्या रणनीति बनाई जाएगी आगे की? बिल्कुल, क्योंकि सदन के अंदर बजट पेश होने से पहले और बजट के पेश होने के बाद लगातार जो विपक्ष वो हंगामा कर रहा है, भागीरथपुरे का मामला हो, कप सिरप का मामला हो या मंत्री विजय शाह का मामला हो, इसको लेके मंत्रियों के इस्तीफे जो है वो मांगे जा रहे हैं। साथ में सरकार के बजट को लेके सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सदन के अंदर किस तरीके से, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण पे इस समय सदन के अंदर चर्चा जारी है। हालांकि इससे पहले विधानसभा की कार्रवाई में हंगामे के चलते 3 बार उसको 5 से 10 मिनट और 2 घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो ये हंगामा बताता है कि सदन की कार्रवाई में कहीं ना कहीं विपक्ष का हंगामा जो है वो आड़े आ रहा है। यही कारण है कि अब किस रणनीति के साथ जो है बीजेपी आज विधायक दल की बैठक में फैसले लेगी, क्योंकि लगातार विपक्ष सरकार पर इन तीनों मामलों को लेके हमलावर है। भागीरथपुरे मामले को लेके आज सदन में फिर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर के इस्तीफे की मांग की। आसंदी के सामने तमाम विपक्ष के जो सदस्य हैं वो बैठ गए, नारेबाजी की। इतना ही नहीं, नौबत वहां तक आ गई कि आसंदी के सामने सत्ता और विपक्ष के सदस्य जो है वो एक दूसरे को उंगलियां दिखा के नारेबाजी वहां पर कर रहे थे। आमने सामने की स्थिति हो गई थी। त्रासदी हुई, उसमें कितने इस्तीफे हुए, इसके अलावा जो अन्य दुर्घटनाएं हुई उसको लेकर भी बीजेपी सवाल पूछ रही है कि गैस त्रासदी में आपने कितने मंत्रियों के इस्तीफे लिए। तो एक तरह का काउंटर नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश यहां पर बीजेपी ने की है। अब बिल्कुल सोनू, आपने सही कहा, क्योंकि आज काउंटर उस आक्रामक अंदाज में नहीं दिखा सत्ता पक्ष का जो दिखना चाहिए। तो हो सकता है संभवतः आज जब बैठक होगी विधायक दल की तो उसमें तमाम सदस्यों को बताया जाए कि वो किस तरीके से सदन के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, किस तरीके से कार्रवाई में जब वो हंगामा करता है सत्ता पक्ष की बात को मजबूती से सदन के अंदर रखना है, किस तरीके का अनुशासन, किस तरीके का व्यवहार रखना है और खास तौर से विपक्ष की रणनीति को किस तरीके से उसका सामना करना है, किस तरीके से उसका जवाब देना है। इन तमाम बिंदुओं पर जब विधायक दल की बैठक होगी तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा संगठन के पदाधिकारी उनको बताएंगे कि इन मुद्दों पर किस तरीके से जवाब देना है, क्योंकि ये मुद्दे काफ़ी गंभीर है और इस पर सरकार ने एक्शन भी लिया है। जिस तरीके से आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भागीरथपुरे मामले को लेकर सदन में अपनी बात रखी। तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष हमलावर है, उस हमले का जवाब देने के लिए विधायक दल की बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा निर्देश दिए भी जाएंगे। जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। शाम 7 बजे बैठक है, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाएं। तो बड़ी बैठक है, बड़ा मंथन होना है, कांग्रेस के खिलाफ रणनीति बनाना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर रायपुर से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एआई समिट के चौथे दिन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही वो ये कि एआई भाग्य है, भारत का भविष्य है। अब इस बीच समिट में छत्तीसगढ़ का परचम भी लहराया है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है, बधाई दी है, जानकारी दी है कि किस तरह से एआई समिट में छत्तीसगढ़ की बात हुई। एआई समिट में रायपुर के प्रतिभाशाली जो शिवलिंग है उन्होंने अनुराग मानिक ने और आस्था मानिक ने जो ऐप बनाया, ऐप डेवलप किया, उसको लेकर उसकी सराहना हुई है एआई समिट में। कर्तव्य ऐप है, इसके जरिए डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। कैसे साइबर सिक्योरिटी को लेकर ये ऐप डेवलप किया गया है, इसी को एआई समिट में दिखाया गया, बताया गया। और जो नई प्रतिभा है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने इस ऐप को डेवलप किया है। इसी पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी है कि छत्तीसगढ़ का जो परचम एआई समिट में लहराया गया है। तो उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने दी है दोनों को, आस्था को। हमारे साथ इसी खबर पर रायपुर से शिवम दुबे लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, एआई समिट में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया है, जो कर्तव्य ऐप है उससे कैसे डिजिटल सुरक्षा होगी, कैसे ये सहायता करेगा, ये भी मुख्यमंत्री ने बताया। इसके अलावा जो कर्तव्य ऐप है उसकी सराहना मुख्यमंत्री ने की है। तो जो नई प्रतिभा है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने बनाया है इस ऐप को। क्या ऐप है इस खास में, इस ऐप में क्या खास है?
बिल्कुल सोनू, देखिए दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है और देश भर की जो प्रतिभाएं हैं वहाँ पर अपने अपने नए जो उपयोग हैं, जो नई नई चीज़ें हैं वहाँ पर जो उन्होंने बनाई है, जो खासियत है उनकी, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि 40,000 प्रतिभागियों का एक आयोजन हुआ, जिसमें सबसे पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ के युवाओं ने परचम लहराया है। उन्होंने एक कर्तव्य ऐप डेवलप किया है और ये एआई कर्तव्य ऐप उस चीज़ से सुरक्षा करते हुए नजर आएगा जो कि आज के दिन में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। चाहे वो एआई से आवाज़ बदलने की बात हो, एआई से फ़ोटो जनरेट करने की बात हो, एआई से वीडियो बनाने की बात हो, तो ऐसी चीज़ों में ये ऐप बेहद ही सुरक्षात्मक तरीके से उसको पहचानेगा कि आखिर ये जो वीडियो है वो ओरिजिनल है या नहीं है, ये आवाज़ जो आ रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। और इसी एआई इम्पैक्ट समिट में इस 40,000 प्रतिभागियों के बीच में इसे पहला स्थान मिला है। यानी कि जो इनोवेशन है छत्तीसगढ़ का, जो नई चीज़, नई पहल एक बड़ी खास है सोनू, उस चीज़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसी चीज़ को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बताया है, शुभकामनाएं देते हुए, कि जो छत्तीसगढ़ की युवा प्रतिभा है उन्होंने इस पूरे समिट में पहला स्थान पाया है। छत्तीसगढ़ का नाम देश प्रदेश दोनों जगह पे रोशन किया है। और इस पूरे ऐप की शिवम, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि अगर ये मॉडल सफल होता है कर्तव्य ऐप, तो कैसे ये प्रशासनिक व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में कारगर साबित होगा? क्या इसको एडॉप्ट करेगी छत्तीसगढ़ पुलिस? बिल्कुल, देखिए बड़ी संभावनाएं हैं और न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस बल्कि देश भर की सुरक्षा एजेंसियां भी इस ऐसे ऐप की तलाश कहीं ना कहीं कर ही रही होंगी। और छत्तीसगढ़ की युवा प्रतिभाओं ने, जिनका नाम अनुराग मानिक और आस्था मानिक है, इनकी जो टीम का नाम था वो सिबलिंग्स था, इन्होंने पूरे राष्ट्रीय मंच पर एक नए ऐप को इंट्रोड्यूस किया। और ये ऐप आज के समय में बेहद प्रभावशाली भी रह सकता है, क्योंकि जो इसके पीछे की वजह है वो एआई से जुड़ी हुई है सोनू। और एआई जिस तरीके से आज उपयोग में लाया जा रहा है, तो कई सुरक्षात्मक ढंग से भी जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, वो इस ऐप एआई का इस्तेमाल करके दूसरे की आवाज़ बनाते हैं, उसके साथ साथ जो वीडियो है वो बनाते हैं। तो ऐसे में ये ऐप जो है वो ये पहचान करेगा कि ये असली है या फिर एआई जनरेटेड है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी इस पूरी सराहना कर रहे हैं, इस पूरे जो ऐप डेवलप किया है उन्होंने अनुराग मानिक और आस्था मानिक को शुभकामनाएं भी दी हैं। और ये भी बताया कि परंपराओं और समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजे हुए छत्तीसगढ़ की युवा आधुनिकता के दौर में दौड़ रहे हैं और न केवल दौड़ रहे हैं बल्कि प्रथम स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे इनोवेशन को लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि एआई की दुनिया में भी राष्ट्रीय मंच पर अब छत्तीसगढ़ का जो परचम है वो लहराया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सोनू, इसके पीछे वही सोच है जो छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 2 सालों बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। सीएम साय ने बधाई दी है जिस तरह से इस एआई ऐप ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, डिजिटल सेवा को लेकर जो नवाचार किया है, सराहनीय है। अब इसकी सराहना दिल्ली में भी हुई। एआई समिट में दुनिया ने देखा इस पूरे डिजिटल सिस्टम को। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए शिवम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर आपको मध्य प्रदेश से बताते हैं। प्रदेश के कई जिलों में जिस तरह से बारिश, ओलावृष्टि हुई, फसलें बर्बाद हो गई, किसानों की भारी नुकसान हुआ है, किसानों की फसलें चौपट हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, मंदसौर के कई गांवों में बर्फ की चादर बिछ गई। इसके अलावा कई जिलों से इस तरह की खबरें सामने आई। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान फसलों को हुआ है। चने, गेहूं की फसल, अफीम की फसल बर्बाद हो गई, तबाह हो गई है। तो तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, भारी नुकसान फसलों को हुआ है। अब किसानों ने मांग की है कि मुआवजा दिया जाए। उधर प्रशासन ने सर्वे के निर्देश दिए हैं, कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। जो प्रशासनिक अमला तत्काल किसानों के खेतों तक पहुंचे, फसलों के सर्वे किए जाएं, कहां-कहां पर कितना नुकसान हुआ है, इस बात की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिले जो कि बारिश से प्रभावित हुए, ओलावृष्टि हुई, भारी नुकसान फसलों को हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर है। तो इस वक्त की ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब तक अफीम, गेहूं, चना, इसके अलावा जो अफीम की फसल बर्बाद हुई है,
उसके बारे में जानकारी बता रहे हैं। डाल दिया नीचे की जमीन में जो चिपकी है गऊ, और चना में भी नुकसान है। चना की डाबी कोई कटिया बढ़िया था, कोई को उबा था, उबा के चना में जो दाना गेठा टूटी टूटी नीचे गिरी है नरक। नुकसान बहुत काफी हुआ है। मास कटिया में हवा में तो हमारी भी उड़िया नहीं, मास है हवा से भी उड़िया था। सरकार हमारे मुआवजे की मांग करेगा, हमारे कहीं भी थोड़ा बहुत दिया जाए। कहीं भी हमारे तो नुकसान हुआ, गऊ सब टूटे, लीला गऊ आड़ा पड़िया था सामने सब। कहीं कल अचानक जो हवा चली, पानी आयो, एमें चाय की फसल कटी थी, डाबी सब बखेर दी, गऊ आड़ा पटकी दिया, कुंडी फोड़ दी, नुकसान बहुत हुआ। जो चने की फसल अभी कट रही है, हाँ कटी थी, ओमे भी खूब 50% होकर नुकसान हुई होगी। तो अलग अलग जगह से खबरें सामने आई किस तरह से बारिश ओलावृष्टि की वजह से फसलें बर्बाद हुई है। किसान काफी परेशान हैं। प्रशासन से, सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी फसल का सर्वे होगा, मुआवजा मिलेगा। अगली बड़ी खबर मंदसौर में जिस तरह से बारिश ओलावृष्टि की वजह से फसलें बर्बाद हुई है, यहां पर भी किसान परेशान नजर आए। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि कलेक्टर ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि इस पूरे मामले में किसानों के खेतों तक पहुंचा जाए, फसलों का सर्वे किया जाए। जिस तरह से गेहूं, चना की फसल यहां पर बर्बाद हुई, किसान काफी परेशान हैं, सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। संवाददाता ललित शंकर धाकड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, प्रदेश के अलग अलग जिलों से खबरें सामने आई, बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से अफीम की, चने की, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि तत्काल किसानों के खेतों तक पहुंचा जाए। अधिकारी किसानों के खेतों तक पहुंचे हैं। सर्वे की क्या स्थिति है, कितना नुकसान किसानों की फसलों को हुआ है, क्या अपडेट है? देखिए सुमित, मंदसौर जिले में बीते कल रात बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की जो फसलें है वो बर्बाद हुई है। मंदसौर जिले की दलोदा की बात करें तो वहाँ भी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। सामगढ़ क्षेत्र में भी बात करें तो वहाँ भी देर रात बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की जो अफीम की है, चने की है, गेहूं की है या मेथी की फसल है वो बर्बाद हुई है। कहीं न कहीं जो बारिश से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं ये आपत्ति की बारिश किसानों के लिए साबित हो रही है, क्योंकि लगातार बेमौसम बारिश से जो किसान है वो परेशान दिख रहे हैं। और वहीं दलोदा क्षेत्र के मंडलाध्यक्ष जो सुमित सेन है, उन्होंने भी तत्काल जो पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया है उनको भी इस मामले को संज्ञान लिया है। उसके बाद यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी जो कलेक्टर अदिति गर्ग है उनको एक लेटर जारी किया। उसके बाद जो सर्वे का काम है वो कहीं न कहीं जो खेतों पर जो राजस्व विभाग है वो पहुंचा है। और लगातार जहाँ भी ये ओलावृष्टि और बारिश से फसलें खराब हुई है वहाँ पर तत्काल सर्वे किया जा रहा है। पहले भी मंदसौर जिले में कुछ दिन पूर्व भी 7-8 दिन पूर्व भी बारिश हुई थी। खुद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा उनकी विधानसभा क्षेत्र में बारिश से फसलें खराब हुई थी। बिल्कुल ललित, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। जिस तरह से आसमानी आफत से किसानों की फसलें बर्बाद हुई है, किसानों की परेशानी बढ़ी है, कलेक्टर सख्त हैं, निर्देश दिए हैं अधिकारियों की किसानों के खेतों तक पहुंचकर फसलों का सर्वे कराया जाए, कहां पर कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी जुटाई जाए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। छिंदवाड़ा में जिस तरह से रेत माफियाओं ने प्रशासनिक टीम पर हमला किया है, पत्थरबाजी की है, आए दिन अवैध खनन की शिकायतें यहां पर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, चांद क्षेत्र में अवैध रेत पर एक्शन करने राजस्व विभाग की टीम पहुंची। इसी दौरान मारपीट की कोशिश हुई है। एसडीएम प्रभात मिश्रा खुद थाने पहुंचे। 2-3 घटनाएं हुई अलग अलग जगह पर। जिस तरह से रेत माफिया बेलगाम हो गए हैं, पुलिस सुरक्षा में जो वाहन खड़े हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है। इवर खेड़ी में भी बवाल हुआ है चौराई के, जहां पर जिस तरह से दूसरी घटना हुई। तो प्रशासन ने रेत माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया तो रेत माफिया बौखला गए। अब प्रशासन की टीम पर हमला कर रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं उन पर केस दर्ज हुआ है। शासकीय जमीन पर जिस तरह से खुलेआम रेत का भंडारण हो रहा है, अलग अलग जगह से रेत माफिया यहां पर भंडारण कर रहे हैं। तामिया में भी रेत तस्करों का आतंक खुलेआम देखने को मिल रहा है। खनिज विभाग की टीम पर, महिला इंस्पेक्टर पर भी हमला हुआ है। तो प्रशासन को बदमाश खुलेआम चुनौती दे रहे हैं।
अब आपको छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से एक तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से सिस्टम की नाकामी सड़क पर सामने आई है। उसी की तस्वीर आप देखिए, समझिए कि कैसे एक सड़क के बीच रास्ते पर हैंडपंप आप देख रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए आप, सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, इसी बीच सड़क के बीचों बीच ये हैंडपंप जो कि सिस्टम की लापरवाही यहां पर उजागर करता है। बीच हाईवे पर यह हैंडपंप खड़ा कर दिया गया, आसपास से सड़क निकाल दी गई। अब लोग कह रहे हैं कि ये तो प्रशासन की सिस्टम की नाकामी है। बीच सड़क पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, तेज रफ्तार वाहन हादसे का शिकार हो सकते हैं। लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है, मांग कर रहे हैं कि सड़क के लिए मुकम्मल व्यवस्था कराई जाए या फिर एक तरफा सड़क निकाली जाए। दुर्घटना का भी डर है क्योंकि बीच रोड में फंस गया है और यहाँ पे कम से कम 100 परिवार इस बोरिंग से आश्रित है। वहाँ तो दोनों समस्या है, रोडों की दुर्घटना की समस्या है और पानी भी बने नहीं मिलता है। ये समस्या हो रही सर, यहाँ जैसे हेड पंप है और यहाँ मोहल्ले के पूरे चौक के गांव घर बसे हैं। जी जी। जितने लोगों का पानी पीना है सब यहीं से पीना है। अच्छा। और ये पानी यहाँ दूसरा है ही नहीं है, बोर सिर्फ है तो यही है। और ये चौक और जितने घर है ये तो पानी की तरस हैं। ये कहीं बंद हो जाएगा तो इनको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा पानी के लिए। ये तो सालों से है, अभी जब से निर्माण चालू हुआ तब से बीच में आ गया है। अच्छा। अब यहाँ से सभी प्रशासनिक अधिकारी गुजरते होंगे, जहाँ तक कलेक्टर मैडम भी गुजरती होगी, फिर भी उनको नजर नहीं आ रहा है। उनको नजर नहीं आ रहा है। मैं तो कलेक्टर मैडम के पास एक बार आवेदन देने गया था। तो आज 5 के पंच में आपने 5 बड़ी खबरें देखी हैं। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।